भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ले लिया है। इसी के साथ भारत को दूसरी बार एक दलित चीफ जस्टिस मिले और पहली बार कोई बौद्ध चीफ जस्टिस मिले हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाया और भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस का कार्यकाल लगभग 6 महीने 10 दिन का है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और उपराष्ट्रपति शामिल हुए। कल ही रिटायर हुए पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उपस्थित थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, ए.जी. मसीह, पी.एस. नरसिम्हा, बी.वी. नागरत्ना और बेला त्रिवेदी तमाम लोग मौजूद थे और सब इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आपको बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन साल 2010 में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। वो भारत के पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे जो दलित समुदाय से आते थे और यहां तक पहुंचे थे और अब दूसरे नंबर पर जस्टिस गवई पहुंचे हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि साल 2010 का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। इसलिए बार बार चर्चा हो रही है कि नए चीफ जस्टिस इस दौर में न्यायपालिका का भरोसा भारत की जनता में कैसे मजबूत करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। इसके साथ ही शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही खबर आ गई कि जस्टिस पत्रकारों से कह चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक लालसा नहीं है। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस गवई का अब तक का जीवन कैसा रहा, पढ़ाई लिखाई से लेकर करियर और सामाजिक जीवन में क्या कुछ था, उनके परिवार के लोगों का किस पार्टी से संबंध है जिसके कारण उन्होंने राहुल गांधी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना चाहा, मगर सरकार ने उन पर भरोसा जताया। इसी मोदी सरकार ने आखिर क्यों उन्हें अपनी 4 पहिया गाड़ी भेजकर दुपहिया से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और कैसे उन्होंने सरकारी वकील होते हुए भी सरकार को आंख दिखाने का काम किया और कैसे अपने लोगों के लिए लड़ने का हुनर भी रखते हैं। ये भी देखेंगे कि अब तक किन महत्वपूर्ण फैसलों में जस्टिस गवई शामिल थे और आने वाले वक्त में वो चुनौतियां कौन सी हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र का भरोसा टिका हुआ है, जिन्हें मजबूत करने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के कंधों पर आ पड़ी है। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी होता है और आजकल शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं एक न्यूज़ एजेंसी ने आपके इस चैनल लोकहित इंडिया पर 2 स्ट्राइक भेजी है। तीसरी स्ट्राइक आते ही ये चैनल गायब हो सकता है। अब इसे बचाने की जिम्मेदारी आप दर्शकों पर है क्योंकि हमें 18 लाख प्लस GST का भुगतान करना है इसे बचाने के लिए और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। कोशिश रहे कि अकाउंट नंबर में ही डालें क्योंकि UPI बार बार समस्या पैदा कर रहा है। भारत के इतिहास में एक दलित की अगुवाई में यह तय किया गया कि हर एक भारतीय नागरिक के अधिकार समान होंगे, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी लिंग, बिना किसी भाषा, बिना किसी क्षेत्र को देखे हर एक नागरिक के अधिकार समान होंगे। ठीक उसी तरह अब एक दलित तय करेगा कि इस देश के मुसलमानों को वक्फ के मामले में न्याय मिलेगा कि नहीं। जी हाँ, हिंदुस्तान की सियासत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट इसमें अहम भूमिका निभाने जा रहा है क्योंकि 70 सालों में दूसरी बार एक दलित जज चीफ जस्टिस की भूमिका में बैठने जा रहा है और देश सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के सामने हिंदुस्तान के भाईचारे को बचाने की चुनौती है और वक्फ संशोधन कानून उनका पहला इम्तिहान है, वो भी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अब वे रिटायर होने वाले हैं, इसलिए केस की सुनवाई नए चीफ जस्टिस करेंगे। तो चीफ जस्टिस गवई को फैसला करना है कि मोदी सत्ता का वक्फ कानून क्या संविधान के मानकों पर खरा उतरता है, क्या संसद का पास हुआ कानून संवैधानिक मूल्यों का पालन करता है। क्योंकि चीफ जस्टिस गवई बाबा साहेब अम्बेडकर के फैन हैं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का उनका जो सफ़र है उसका सारा क्रेडिट वो बाबा साहेब अम्बेडकर को देते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, उसके मानकों पर मोदी सत्ता के कानून को कसने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के कंधों पर होगी। क्योंकि 25 मई 2019 को जब जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में उनकी नियुक्ति 2 साल पहले हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित जज नहीं था और इसकी भरपाई के लिए उन्हें 2 साल पहले ही मौका मिल गया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जस्टिस गवई की नियुक्ति 2 साल पहले नहीं हुई होती तो क्या जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन पाते। और जस्टिस गवई की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिश में लिखा था कि अदालत इस बात का सुझाव नहीं देती है कि
बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजों, जिनमें 2 चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई से कम योग्य हैं। यानी बाकी जिनको आगे नहीं किया जा रहा है वो कम योग्य नहीं थे, बल्कि जस्टिस गवई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 दशक बाद अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की गई है। क्लियर है कि अगर 2 साल पहले उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस 6 महीने का कार्यकाल नहीं मिलता। वे सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच जाते, मगर चीफ जस्टिस बन पाते कि नहीं, यह सवाल बना रहता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की नियुक्ति को ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत पर एक खास वर्ग के जजों की नियुक्ति का आरोप लगता है। कहा जाता है कि ज्यादातर जजों का कनेक्शन एक ही वर्ग समुदाय से होता है और जस्टिस गवई के तौर पर दलित समुदाय का एक जज लगभग 10 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस गवई अपने करियर में आरक्षण की भूमिका को खुलकर स्वीकारते हैं, मगर उन्होंने अपनी पहचान खुद की मेहनत से बनाई। एक समय तो हालात ऐसे थे कि उनके पास घर खरीदने को पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी 4 पहिया गाड़ी बेच दी और साल भर 2 पहिया से कोर्ट गए। तो जस्टिस गवई एक सेल्फ मेड व्यक्ति भी हैं और उन्होंने कभी भी कुछ भी छुपाया नहीं, न अपनी जाति छुपाई, न अपनी आर्थिक हैसियत छुपाई और न ही अपना राजनीतिक कनेक्शन छुपाया। और तो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ लेने से पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई भी पद दिया जाएगा तो मैं अस्वीकार कर दूंगा, ठुकरा दूंगा। इस मामले पर हमने पिछली वीडियो में इसमें विस्तार से बात किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मगर जस्टिस गवई के लिए जज बनने का सफर इतना आसान भी नहीं था। साल 2001 में उन्हें पहली बार जज बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन इस प्रक्रिया में 2 साल लग गए। इंतजार करते हुए जस्टिस गवई थक चुके थे। वो इस प्रक्रिया से हटना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें रोका। 2003 में जस्टिस गवई मुंबई हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बने और 2005 में उन्हें परमानेंट नियुक्ति मिली। 2015 में पिता की देखभाल के लिए उन्होंने नागपुर स्थानांतरण मांगा और हाई कोर्ट में 16 साल बिताने के बाद साल 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और अब सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, या यूं कहिए कि पूरे भारत की न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी बचाने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी जस्टिस गवई के कंधों पर है, क्योंकि न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है पिछले कई साल से। और इसका सबसे बड़ा कारण है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को मिलने वाला कथित इनाम। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टियां की, उन्हें कठमुल्ला कहा, हिंदुत्व की वकालत करते हुए इस्लाम को गरियाया। इससे पहले वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके थे और उनके बयानों ने राजनीतिक बहस छेड़ दी। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की तो योगी आदित्यनाथ ने अप्रत्यक्ष तौर पर उनका समर्थन कर दिया। शिकायत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पहुंची तो उनके बयानों की जांच शुरू हुई। सीनियर वकीलों ने मिलाड के खिलाफ FIR की मांग की। राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, मगर हुआ कुछ भी नहीं। खबरें आई कि जस्टिस यादव ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से तो माफी मांग ली, लेकिन सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ कहा वो निजी हैसियत में था, मगर सच्चाई यह है कि वे हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यादव की बेंच में बदलाव कर दिया। उन्हें सिविल मामलों के फर्स्ट अपील केस देखने की जिम्मेदारी दी गई। सच्चाई यह है कि जस्टिस यादव मुसलमानों के लिए जहर उगलने के बावजूद कुर्सी पर बने हुए हैं और न्यायपालिका की निष्पक्षता को खड़े खड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। क्या जस्टिस गवई इस मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे या अपना कार्यकाल पूरा होने का इंतजार करेंगे, जैसा कि पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने किया? मगर न्यायपालिका के इकबाल को चोट जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी मारी है। मार्च 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी तो करोड़ों का कैश जला हुआ मिला और मिलाड पर भ्रष्टाचार के साथ अवैध नकदी रखने का आरोप लगा। न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही सवालों के घेरे में आ गई, मगर जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कहा गया कि नकदी उनकी या उनके परिवार की नहीं थी, बल्कि उन्हें फंसाने की साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई और कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन वर्मा जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की अनुमति के बिना FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन स्थानीय वकीलों ने इस फैसले का विरोध किया। इस मामले की आंच भले ही सुर्खियों से गायब हो चुकी हो, लेकिन ये केस न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल खड़े करता है और सुप्रीम कोर्ट से जवाब की मांग भी करता है। बतौर चीफ जस्टिस BR गवई को अपने फैसलों से यह साबित करना होगा कि न्यायपालिका का भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा।
क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने विदाई भाषण में कहा था कि न्यायपालिका को अपने फैसलों से जनता का भरोसा जीतना होगा और इसकी जिम्मेदारी अब चीफ जस्टिस गवई के कंधों पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के मामलों में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को एक ऐसी लकीर खींचनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी स्थापित हो सके और जनता में संदेह जाए कि जजों का मानसिक और आर्थिक भ्रष्टाचार न्यायपालिका बर्दाश्त नहीं करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज बी.आर. गवई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक 7 सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे जिसने अनुसूचित जाति यानी दलितों के आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दी। जस्टिस गवई ने इस मामले में अलग फैसला देते हुए कहा था कि जिस तरह ऊंची जातियों ने दलितों से भेदभाव किया, उसी तरह कुछ दलित जातियां आरक्षण के विभाजन का विरोध कर रही हैं। जस्टिस गवई फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर से 370 वाले मामले में भी बेंच का हिस्सा रहे हैं। दरअसल जस्टिस गवई का सबसे बड़ा इम्तिहान वक्फ संशोधन कानून ही है, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले से पहले इस देश की 15% आबादी सड़कों पर थी, नाराज थी और 20 करोड़ मुसलमान इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। संसद में जब ये कानून पास होने जा रहा था तो मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मोदी सत्ता के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अपनी पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मोदी सत्ता को आड़े हाथों लिया, जिस तरीके से कड़वे सवाल कर दिए, ऐसे सवाल कर दिए कि मोदी सत्ता को जवाब देते हुए नहीं बना, उससे साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाने वाला है और संविधान सम्मत चर्चा शुरू हो चुकी है। और ये तभी तय हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। तो पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जस्टिस बी.आर. गवई की है। हालांकि मोदी सत्ता ने खुद माना कि वो कानून के कुछ प्रावधानों पर पीछे हटने को तैयार है और इसके संकेत तभी मिलने लगे थे जब सत्ता ने पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की मंजूरी दी और मिलिट्री अभियान की मीडिया ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को मैदान में उतारा गया। पाकिस्तानी फौज को यह सीधा मैसेज था कि भारत एकजुट है और उसकी ताकत भाईचारे में है। मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भाजपाई मंत्री ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा, उससे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन देश कर्नल सोफिया के साथ खड़ा हुआ है और मीडिया ने भाजपाई मंत्री को दौड़ाया तो कहने लगे कि कर्नल सोफिया उनकी बहन से भी बढ़कर है। मगर सत्ता के नैरेटिव के उलट भाजपा नेता का यह बयान बताता है कि पिछले 11 सालों में सत्ताधारी पार्टी ने अपने नेताओं, मंत्रियों और छोट भाइयों को कैसी ट्रेनिंग दी है, क्या सिखाया है, और इसका शिकार खुद सत्ताधारी पार्टी का नैरेटिव हो गया। क्योंकि सोफिया कुरैशी तो मात्र चेहरा थी, मैसेज तो हिंदू मुस्लिम एकता का था जिसे मोदी सत्ता ने पाकिस्तानी साजिशों के रक्षा कवच के तौर पर आगे किया। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की एकजुटता का संदेश दे रहे थे, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता इसे तोड़ रहे थे। मगर इस एकजुटता को असल में बचाने की जिम्मेदारी अब जस्टिस बी.आर. गवई के कंधों पर होगी, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून अगर अपने इसी स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी पा लेता है तो फिर मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। एक ऐसा मैसेज जाएगा कि इस देश में मोदी सत्ता मुसलमानों के खिलाफ जो चाहे वो कर सकती है। वो जब चाहे सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के खिलाफ अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकती है और जब चाहे सोफिया कुरैशी की धार्मिक पहचान वालों को बिना अपने साथ लिए मनमर्जी का कानून बना सकती है। लेकिन याद रखना होगा कि पहलगाम के मुद्दे पर MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार का खुलकर समर्थन किया है और जब नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे थे तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ मियां मुनीर को ललकारते हुए कहा कि क्या रहीम यार खान एयरबेस जाकर नरेंद्र मोदी की तरह फोटो खिंचवा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आदमपुर जाने का फैसला हर उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना था कि पाकिस्तानी फौज ने भारत के एयरबेस को टारगेट किया है। और जब ओवैसी नरेंद्र मोदी की भाषा में बात करते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ खुलकर हर मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि जब भी भारत की बात आएगी तो हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मगर इस एकजुटता के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के हर एक नागरिक को न्याय मिले, बराबरी का अधिकार मिले, किसी भी आधार पर, जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, कोई छेड़छाड़ न हो, कोई ऊंच नीच की भावना न हो। और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने द वायर के साथ इंटरव्यू में करण थापर से कहा कि पहलगाम का सबसे बड़ा सबक यह है कि मोदी सत्ता भारत के हर एक नागरिक को सम्मान और न्याय के साथ ट्रीट करना शुरू करे, तभी भारत जीत पाएगा और नरेंद्र मोदी की विजय होगी। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी अपनी ही राजनीति में किस तरीके से मात खा गए कि आज हर व्यक्ति भारत की एकजुटता की बात कर रहा है और पाकिस्तान भारत में नफरत की आग लगाना चाहता है और उसके खिलाफ मोदी सत्ता को एकजुटता का नारा देना पड़ता है। लेकिन ये एकजुटता सिर्फ नारों से नहीं बनेगी, ये हर व्यक्ति की गरिमा और न्याय की रक्षा से बनेगी और तब
तब भारत आंतरिक तौर पर मजबूत होगा। मगर 22 अप्रैल 2025 से पहले मोदी सत्ता के मुंह से एकजुटता का एक शब्द नहीं निकलता था, बल्कि जितना हो सकता था बांटने की बातें होती थी। और अब जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो इस देश की 20 करोड़ आबादी को ये महसूस न होने दे कि उनके साथ अन्याय हुआ, उसकी सुनी नहीं गई और उसके संवैधानिक अधिकारों पर हमला हुआ। मगर हिंदुत्व के छर्रों ने जिस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी को टारगेट किया, वैसा ही खतरा चीफ जस्टिस BR गवई के मामले में भी बना रहेगा। उनके हर फैसले पर हिंदुत्व के छर्रों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस BR गवई की ईमानदारी पर किसी को भी शक नहीं हो सकता। क्योंकि जब गुजरात की निचली अदालत ने मानहानि के आपराधिक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की अगुवाई जस्टिस BR गवई कर रहे थे और उन्होंने इस केस की सुनवाई से अलग होने की पेशकश करते हुए कहा कि उनके पिता कांग्रेस में नहीं थे, मगर कांग्रेस के काफी करीबी थे और उनके भाई अब भी कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए वो इस केस से अलग होने की पेशकश करते हैं। दरअसल 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस भूषण गवई अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई को लोग दादा साहब के नाम से जानते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना की थी। जस्टिस गवई के पिता अमरावती से लोकसभा सांसद भी रहे। यूपीए सरकार में 2006 से 2011 तक बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई का बचपन फ्रेजरपुरा की झुग्गियों में बीता। उन्होंने 7वीं तक नगरपालिका के स्कूल में पढ़ाई की, जहां बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं थी, बच्चों को जमीन पर ही बैठना था। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में आज भी क्या यही हाल नहीं है? जस्टिस गवई ने अमरावती यूनिवर्सिटी से BCom किया और कानून की पढ़ाई के बाद 1985 में वकालत शुरू की। पहले मुंबई, फिर अमरावती, उसके बाद नागपुर में प्रैक्टिस की, जहां वे सरकारी वकील भी बने। आजाद ख्याल के जस्टिस गवई ने सरकारी वकील बनने की शर्त पर अपनी टीम खुद चुनी, जिनमें से 2 जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस अनिल S किलोर हाईकोर्ट के जज भी बने। जस्टिस किलोर के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि एक बार जब एक मुख्य सचिव ने जस्टिस गवई के सहायक को हटाने का निर्देश दिया, तो उन्होंने कहा, यानी जस्टिस गवई ने कहा कि आप मेरे क्लाइंट हैं, निर्देश नहीं दे सकते। अगर सहायक सरकारी वकील को हटाना है तो पहले मुझे हटाइए। मतलब सरकारी वकील होते हुए भी सरकार की आंखों में आंखें डालकर, यानी सरकार को आंख दिखाना जस्टिस गवई को आता है और अपने लोगों के लिए लड़ना भी वो खूब जानते हैं। राहुल गांधी के मामले में मोदी सत्ता ने जस्टिस गवई के ऑफर को अस्वीकार कर दिया। यानी जब जस्टिस गवई ने कहा कि चूंकि मेरे परिवार के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अगर आपको आपत्ति हो तो मैं इससे अलग होना चाहता हूं मामले की सुनवाई से, तो मोदी सत्ता ने कहा कि नहीं, हमें आपकी ईमानदारी पर भरोसा है। उनकी बेंच ने राहुल गांधी के मामले में गुजरात की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी, जबकि निचली अदालत के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी का रास्ता खुल गया। तो जस्टिस गवई की ईमानदारी पर शक तो नहीं किया जा सकता, मगर उनका असली इम्तिहान चीफ जस्टिस बनने के बाद शुरू होता है, क्योंकि उनका कार्यकाल भले ही 6 महीने का हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी पेंडिंग है। यानी लोकतंत्र से संबंधित, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने से संबंधित तमाम याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाता है, कैसे फैसले देता है जस्टिस गवई की अगुवाई में। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक बार फिर से अपील है, इस चैनल को बचाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।